आज हम पढ़ेंगे जायांग के बारे में, ये स्त्री केसर या जायांग के बारे में, जो कि एक मादा भाग होता है फूल का। ये सबसे अंदर वाला रोल होता है। 4 रोल बताए थे हमने फूल के अंदर, तो फ्लावर के अंदर 4 फूल बताए थे। एक सबसे बाहर कैलिक्स, उसके अंदर कॉर्ला, उसके भी अंदर पोमंग जैसे हैं, उसके अंदर जायांग। तो जायांग जो होता है वो गाइनोशियम कहलाता है। एंडोशियम सब इसके बाहर होता है अंदर भाग, और ये स्त्री केसर है, जायांग है, गाइनोशियम कहलाता है। इसमें 3 भागों में बटा हुआ होता है। ये सबसे पहला ऊपर वाला जो भाग होता है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। ये चौड़ा होता है, चिपचिपा होता है, यहीं पर आकर परागकण आकर लैंडिंग करता है, इस पर आकर चिपकता है। स्टाइल जो होती है, वर्तिका जो होती है, वर्तिका एक लंबी नली होती है, नली जैसी होती है, जो कि ठोस होती है। ठीक है। तो स्टिग्मा वर्तिकाग्र जो होता है वो चपटा होता है और चिपचिपा होता है। स्टाइल जो वर्तिका है, वर्तिका जो होती है वो लंबी पतली नली होती है, और सबसे नीचे की तरफ फूला हुआ भाग होता है जिसे अंडाशय कहते हैं। अंडाशय एक फूला हुआ भाग होता है। इसके अंदर एक या एक से अधिक ओव्यूल पाए जाते हैं या बीजांड पाए जाते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है जायांग थैलेमस के ऊपर अटैच रहता है, पुष्पासन के ऊपर अटैच रहता है। तो इस प्रकार जायांग की ये संरचना हो जाती है। इसके अंदर जो ओवरी है, अंडाशय है, अंडाशय के अंदर एक या एक से अधिक ओव्यूल पाए जाते हैं जिन्हें बीजांड कहते हैं, बीजांड पाए जाते हैं। एक बीजांड का हम संरचना देख लेते हैं। ये एक बीजांड की संरचना है। इसमें देखते हैं कि बीजांड जो होता है वो उसमें सबसे नीचे की तरफ जो व्रंत है इसको हम कहते हैं बीजांड व्रंत कहते हैं या फ्यूनिकल कहते हैं। बीजांड व्रंत पूरी बॉडी के साथ, पूरी बॉडी मतलब बीजांड की बॉडी का बीजांड काय, जिसे हम बीजांड काय कहते हैं या न्यूसेलस कहते हैं। बीजांड काय से बीजांड व्रंत जो जुड़ा होता है वो उस स्थान को जुड़ने वाले स्थान पर नाभिका कहते हैं। जिस स्थान से बीजांड व्रंत बीजांड काय से जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं नाभिका। ठीक है। नाभिक बीजांड काय जो होता है इसमें एक छिद्र वाली संरचना होती है, एक छिद्र होता है छोटा सा, जिसे हम कहते हैं बीजांड द्वार। इसे हम बीजांड द्वार कहते हैं छिद्र को। और इसके जस्ट अपोजिट वाले इस जगह को हम कहते हैं निभाग या चैलिजा कहते हैं। पूरे बीजांड काय या न्यूसेलस में जो 2 इंटेगुमेंट होते हैं, इंटेगुमेंट पाए जाते हैं। बीजांड द्वार की साइड में इंटेगुमेंट या अध्यावरण पाए जाते हैं। यदि 2 अध्यावरण पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है 2 अध्यावरण पाए जाते हैं, तब इसे द्वि अध्यावरणीय बीजांड कहते हैं। तब इसे हम क्या कहते हैं? द्वि अध्यावरणीय बीजांड या डाइटैगमिक बीजांड कहते हैं। यदि एक इंटेगुमेंट पाया जाता है, एक अध्यावरण पाया जाता है, तब इसे एक अध्यावरणीय या यूनिटैगमिक बीजांड कहते हैं। और यदि अध्यावरण नहीं पाया जाता है तब इसे एटैगमिक या अध्यावरणहीन बीजांड कहते हैं। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं और कंपोजिटी और कुछ अन्य कुलों में ये एक अध्यावरण पाया जाता है। लॉरेंस तथा कुछ अन्य पौधों में अध्यावरण नहीं पाया जाता है। लॉरेंथस तथा कुछ अन्य पौधों में अध्यावरण नहीं पाया जाता है। और एक अध्यावरण किसमें बताया था? जिम्नोस्पर्म में और कंपोजिटी फैमिली के मेंबर्स में एक अध्यावरण पाया जाता है। बाकी सब में 2-2 अध्यावरण पाए जाते हैं। जनरली 2 अध्यावरण ही पाए जाते हैं। ठीक है। अध्यावरण 2 अध्यावरण पाए जाते हैं। इसके बीच में ये हम संरचना दिख रही है, इसे कहते हैं भ्रूणकोश कहते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं, या फिर इसे मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। भ्रूणकोश को ही मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। मादा युग्मकोद्भिद कैसे बनता है, इसका निर्माण कैसे होता है? मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण या मेगा गैमेटोफाइट जेनेसिस क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, ये इसमें जो होता है कि भ्रूणकोश का निर्माण जो होता है माइक्रोपाइल एंड की तरफ उपस्थित बीजांड काय की एक कोशिका से होता है। बीजांड द्वार की तरफ स्थित बीजांड काय की एक कोशिका जो बीजांड द्वार की तरफ स्थित होती है वो अचानक फंक्शनल हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और बड़ी होकर गुरु बीजाणु जनन कोशिका के रूप में बदल जाती है। अब इसे हम गुरु बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं, क्योंकि ये बड़ी हो गई है, फंक्शनल हो गई है, और माइक्रोपाइल एंड की तरफ या फिर बीजांड द्वार की तरफ वाली साइड की है ये कोशिका, तो इसे हम कहेंगे गुरु बीजाणु जनन कोशिका। इस गुरु बीजाणु जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। एक अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, जो कि गुरु बीजाणु चतुष्क कहलाता है।
ये सभी गुरु बीजाणु आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक लीनियर अरेंजमेंट में होते हैं, इसलिए इन्हें गुरु बीजाणु चतुष्क कहते हैं और ये हमेशा लीनियर अरेंजमेंट में ही होते हैं। गुरु बीजाणु चतुष्क हमेशा लीनियर अरेंजमेंट होता है, जबकि लघु बीजाणु चतुष्क जो है वो अलग अलग 5 प्रकार से हो सकता है, जो कि हमने पहले बता चुके हैं। गुरु बीजाणु चतुष्क जो होता है इसमें चारों जो चतुष्क हैं, चारों जो मेगा स्पोर हैं गुरु बीजाणु हैं, इनमें से 3 मेगा स्पोर या गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और एक फंक्शनल रह जाता है, एक क्रियान्वित रह जाता है। तो जो नष्ट होते हैं वो होते हैं माइक्रोपाइलर एंड की साइड के। माइक्रोपाइलर एंड मतलब बीजांड द्वार की ओर के 3 मेगा स्पोर या गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, जबकि चैलेजा वाले या निभाग की साइड के एक गुरु बीजाणु फंक्शनल हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, क्रियान्वित हो जाता है और क्रियान्वित होने के कारण ये पहले से साइज़ में थोड़ा बड़ा हो जाता है। देखिए यहाँ पर 3 जो है वो नष्ट हो चुके हैं, ये माइक्रोपाइल एंड की तरफ के हैं, बीजाणु द्वार की साइड के हैं और गुरु बीजाणु नष्ट हो चुके हैं और एक चैलेजा या निवाहक की साइड का एक गुरु बीजाणु साइज में पहले से बड़ा हो गया है। अब इसमें समसूत्री विभाजन होता है, लेकिन ये समसूत्री विभाजन नॉर्मल समसूत्री विभाजन से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति नहीं बनती है, केवल केंद्रक का विभाजन होता है। तो इसमें समसूत्री विभाजन होता है और इसमें दो केंद्रक बन जाते हैं। फिर दोबारा से समसूत्री विभाजन होता है, तो प्रत्येक 2 केंद्रक से 4 केंद्रक बन जाते हैं, 2 माइक्रोपाइलर एंड की तरफ और 2 निभाग की तरफ। फिर इसमें दोबारा तीसरी बार समसूत्री विभाजन होता है और 4 केंद्रक बन जाते हैं, कुल 8 केंद्रक बन जाते हैं। 4 बीजांड द्वार की तरफ होते हैं और 4 निभागीय की तरफ होते हैं, निभाग की तरफ होते हैं। माइक्रोपाइल बीजांड द्वार की ओर से एक केंद्रक और निभाग की ओर से एक केंद्रक, दोनों तरफ से एक एक केंद्र आकर सेंटर में बीच में आकर स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार इनका रीअरेंजमेंट हो जाता है, इन न्यूक्लियस का केंद्रक का रीअरेंजमेंट हो जाता है कि इनमें से 4 में से एक न्यूक्लियस के सेंटर में आता है और माइक्रोपाइल बीजांड द्वार की साइड में जो 4 न्यूक्लियस हैं उनमें से भी एक सेंटर में आ जाता है। अब ये सेंटर वाले 2 न्यूक्लियस हो जाते हैं, इन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं और बाकी 3 जो न्यूक्लियस हैं केंद्रक हैं वो निभाग की ओर, चैलेजा की ओर और बीजांड द्वार की ओर माइक्रोपाइल की तरफ होते हैं। माइक्रोपाइल की तरफ वाले इसके बाद क्या होता है कि इनमें ये तो हो गया रीअरेंजमेंट हो गया, केंद्रक का विभाजन भी हो गया। अब होता है साइटोकाइनेसिस होती है, मतलब अब होता है कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। कोशिका भित्ति के निर्माण होने के कारण क्या है कि बीजांड द्वार की ओर जो केंद्रक होते हैं, 3 केंद्रक, उनमें से एक केंद्रक के एक केंद्रक तो बड़ा होता है जिसे अंडकोशिका कहलाती है। बाकी 2 जो केंद्रक होते हैं उनकी तरफ भी कोशिका भित्ति बन जाती है और वो बन जाती हैं सहायक कोशिका या सिनर्जिट। तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कोशिका भित्ति बन जाती है तीनों में, एक तो बन जाती है अंडकोशिका, एग सेल बन जाती है और दूसरी 2 जो हैं वो बन जाती हैं सहायक कोशिकाएं बन जाती हैं जिन्हें सिनर्जिट कहते हैं। पूरे एपरेटस को मिलाकर, तीनों कोशिकाओं को मिलाकर एग एपरेटस कहते हैं। तीनों कोशिकाओं को मिलाकर एग एपरेटस कहते हैं। किन्हें किन्हें मिलाकर? अंडकोशिका और 2 सहायक कोशिका, एक अंडकोशिका और 2 सहायक कोशिकाओं को मिलाकर सम्मिलित रूप से एग एपरेटस कहते हैं या एग एपरेटस कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं निभाग की ओर। निभाग की ओर वाली जो केंद्रक होते हैं उनके भी चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है और 3 कोशिकाएं बन जाती हैं। इन्हें प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं को प्रतिमुख कोशिका कहते हैं या एंटीपोडल सेल कहते हैं। पूरी एक कोशिका जो बनी हुई है, पूरी एक कोशिका को केंद्रीय कोशिका कहते हैं और इस केंद्रीय कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं, ध्रुवीय केंद्रक जो बीच में पाए जाते हैं, ध्रुवीय केंद्रक या पोलर केंद्रक कहते हैं। इनके चारों तरफ कोशिका भित्ति नहीं बनती है क्योंकि ये पूरी कोशिका का ही 2 केंद्रक होते हैं। मतलब पूरी कोशिका कहलाएगी केंद्रीय की कोशिका और केंद्रीय कोशिका में 2 केंद्रक होंगे जिन्हें ध्रुवीय केंद्रक कहेंगे। यही आगे चलकर द्वितीय केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियस में बदल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूरी जो संरचना हो गई वो भ्रूण कोश की हो गई, एम्ब्रियो सैक की हो गई। तो ये बन जाता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक कहते हैं इसे।
एम्ब्रियो सैक कहते हैं या भ्रूणकोश कहते हैं। अब भ्रूणकोश में विशेष बात यह है कि इसमें 3 तो कोशिकाएँ निवाह की ओर और 3 कोशिकाएँ बीजांड द्वार की ओर होती हैं। तो कुल मिलाकर 6 कोशिकाएँ हो गई और एक पूरी कोशिका होती है जो केंद्रीय कोशिका कहलाती है। तो 7 कुल टोटल कितनी हो गई? 7 कोशिकाएँ होती हैं। 7 तो कोशिकाएँ होती हैं इसमें। तो इस 7 कोशिका वाला संरचना है। और केंद्रक गिन लेते हैं। केंद्रक कितने होते हैं? 3 तो होते हैं जो एग्रेप्टेशन में होती हैं 3 केंद्रक, और 3 केंद्रक बनाते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं बनाते हैं। तो 6 हो गए और 2 केंद्रक जो सेंट्रल केंद्रीय कोशिका में होते हैं तो और 8 हो गए। टोटल कितने हो गए? 8 केंद्रक। ये 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना बन जाती है। भ्रूणकोश जो होता है एम्ब्रियो सैक वह 7 कोशिकीय होती है, 7 कोशिकाएं होती हैं इसमें और 8 केंद्रक होते हैं, 8 केंद्रकीय संरचना होती है। इस प्रकार इस भ्रूणकोश का निर्माण होता है, भ्रूणकोश का परिवर्धन होता है। इसी को मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। मादा युग्मकोद्भिद जो है फीमेल गैमेटोफाइट, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक बीजाणुक, द्विबीजाणुक और चतुर्बीजाणुक। एक बीजाणुक जो होते हैं इसमें दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने 4 दीर्घ बीजाणुओं में से 3 नष्ट हो जाते हैं। केवल एक ही दीर्घ बीजाणु सक्रिय रहता है और इससे मादा युग्मकोद्भिद विकसित होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। तो एक बीजाणुक में 2 प्रकार के हो गए। एक बीजाणुक 8 केंद्र की है, एक बीजाणुक 4 केंद्र की है। तो एक बीजाणुक 8 केंद्रीय में क्या होता है? इसमें 8 केंद्रक होते हैं, 7 कोशिकाएं होती हैं। इस भ्रूणकोश को पॉलीगोनम प्रकार का भी कहते हैं, पॉलीगोनम टाइप भी कहते हैं। जैसे कि हमने बोर्ड पर बनाया है, ये पॉलीगोनम टाइप का है और सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन है। ये अधिकांश आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है। दूसरा जो होता है वो एक बीजाणुक 4 केंद्रकीय होता है। इसमें केवल 4 केंद्रक होते हैं। इस प्रकार के दीर्घ बीजाणुओं को ओइनोथेरा दीर्घ बीजाणु भी कहते हैं। इस प्रकार के जिसमें 4 ही केंद्रक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ओइनोथेरा दीर्घ बीजाणु भी कहते हैं। इसमें जो हमने बनाया है ये नॉर्मल है, अधिकतर सभी आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है और ये कहलाता है पॉलीगोनम प्रकार कहलाता है। जबकि एक बीजाणु 4 केंद्र की जिसमें 4 ही केंद्रक होते हैं उसे हम ओइनोथेरा दीर्घ बीजाणु भी कहते हैं। इसके अलावा जो होता है एक बीजाणु तो हो गए, एक बीजाणु के 2 भाग हो गए। अब तीसरा आता है द्विबीजाणु बाइस्पोरिक। इसमें क्या होता है कि मादा युग्मकोद्भिद के विकास में 2 दीर्घ बीजाणु केंद्रक भाग लेते हैं। हमने जो बनाया है इसमें एक गुरु बीजाणु भाग लिया है, जबकि इसमें 2 दीर्घ बीजाणु या गुरु बीजाणु केंद्रक भाग लेते हैं। इसमें 8 केंद्रक होते हैं। जैसे कि प्याज, इसका उदाहरण द्विबीजाणुक या बाइस्पोरिक का जो उदाहरण है प्याज है। चतुर्बीजाणुक, इसमें मादा युग्मकोद्भिद के विकास में 4 दीर्घ बीजाणु या गुरु बीजाणुओं के केंद्रक भाग लेते हैं। इसमें 8 या 16 केंद्रक बनते हैं। 8 या 16 केंद्रक बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जायंग और गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद का विकास परिवर्धन समाप्त हो जाता है।